I would like to thanks to TK Mishra sir, Shreya ma'am, Anshika ma'am, and all the seniors and junior faculty members and non-teaching staff of Ramanujan College for providing this opportunity to me. Is my PPT visible? Yes, it's visible. Thank you so much, ma'am. So you may put it in full screen mode. Yes, sir. Today we will discuss about freedom values. तो फ्रीडम वैल्यूज बेसिकली क्या है कि जब हमारे पास फ्रीडम है ना, तो उसको हम एक वैल्यूज के साथ किस तरीके से उस फ्रीडम को यूज करें, किस तरीके से हम उस फ्रीडम को यूज करें कि वो हमारी जो फ्रीडम है हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो, हमारे लिए जो लाइफ है हमारी उसको अच्छा बनाए, मीनिंगफुल बनाए, एक दूसरों के लिए हेल्पफुल हो। तो उस फ्रीडम वैल्यूज के बारे में हम आज जो है डिस्कस करेंगे। ये वाला जो लेक्चर है मेरा, जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स थे उससे बिल्कुल अलग होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिकली सीखा, उन लेक्चर्स को जो है हमने शेयर किया, इंफॉर्मेशन शेयर करी, थॉट शेयर करी हमने, है ना, और हमने जो है लर्निंग करी। इसके बाद जो है हमने उन लेक्चर्स को एंजॉय करा, लेकिन इस लेक्चर में हम एक लेवल और ऊपर जाएंगे। इस लेक्चर में जो है हम जो सीखेंगे उसको अपनी लाइफ में भी है इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो इस लेक्चर को जो है ये दूसरे लेक्चर से बल्कि एक कदम हम कहेंगे कि आगे बढ़ना है। इसमें जो है हम इन वैल्यूज को जब हम सीखेंगे तो उसमें अपने जो है लाइफ में जो है उनको लेके आएंगे। तो फ्रीडम वैल्यूज में जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, फ्रीडम को जब एक्सप्लेन किया गया है उसके हर वर्ड को, तो कुछ वैल्यूज निकल के आएंगे, है ना। फियरलेसनेस, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एम्पैथी, एटर्नल वैल्यूज, फिर है ड्यूटीफुलनेस, अदर्स वेलफेयर ओरिएंटेड, फिर लास्ट में मैग्निफिकेंस। तो सबसे पहले जो था हमारा ये फियरलेसनेस। बेसिकली फियरलेसनेस क्या है, उसके लिए हमें पहले फियर को समझना पड़ेगा। फियर क्या है? फियर में बी डिफाइंड एज अनप्लेजेंट इमोशन और थॉट that you have when you are frightened or worried by something dangerous, painful or bad that is happening or might happen। यानी जब भी आपको लग रहा है आप किसी भी ऐसी सिचुएशन से चिंतित हैं, वरिड हैं, आप उसमें गहन चिंता में हैं, जो आपको लग रहा है डेंजरस हो सकती है, पेनफुल हो सकती है, बैड हो सकती है, ऐसी सिचुएशन होने वाली है या फिर हो रही है, तो इससे रिलेटेड जब भी आप किसी जो है चिंता में है, विचार में है, गहन अध्ययन में है, तो उसको हम बोलेंगे फियर। और फियरलेसनेस है द क्वालिटी ऑफ हैविंग नो फियर। अगर इस तरीके का आप कोई फियर नहीं है ना, आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई जो है शंका नहीं है, चिंता नहीं है ना, तो उसको हम बोलेंगे फियरलेसनेस। जो है सिनोनिम्स ऑफ फियरलेसनेस, अलग अलग हम वर्ड से फियरलेसनेस को जो है अलग अलग वर्ड्स इसके लिए हम यूज करते हैं फियरलेसनेस को दर्शाने के लिए, उसको समझने के लिए। जैसे ब्रेवरी है, हम कहते हैं जो जो पर्सन है सामने वाला बहुत ब्रेव है, उसके अंदर बहुत ब्रेवरी है, बहुत जो है करेज है ना। जो नेक्स्ट करेज वर्ड जो है बहुत अंदर उसके करेज भरा हुआ है ना।
डेयरिंग है, डेयर करता है ना, चीजों को, जो भी है सिचुएशंस को जो है डेयर करता है, उनसे लड़ता है ना, उनसे। फिर है डॉन्टलेसनेस है, गैलेंट्री वर्ड हमने गैलेंट्री अवार्ड्स में सुना होगा, गट्स हैं उसके अंदर। तो ये अलग अलग सिनोनिम्स और भी बहुत सारे सिनोनिम्स जो हैं फियरलेसनेस के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू ओवरकम ऑन योर फियर। हम किस तरीके से जो है फियर के ओवरकम आ सकते हैं, यानी फियरलेसनेस कैसे हमारे अंदर आ सकती है। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, है ना। तो उनमें से कुछ जो है हमने स्टेप्स का, कुछ तरीकों का, कुछ जो है चीजें अपनाकर, कुछ जो है पर्टिकुलरली अपनी लाइफ में उन चीजों को इम्बिल्ट करके हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, उनका जिक्र किया है ना। सबसे पहले है अवॉइड अवॉइडेंस। अवॉइड अवॉइडेंस क्या है? बहुत बार हम ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं जिसमें हमें फियर लगता है ना, हमें लगता है कि नहीं, हम उन सिचुएशन से चुपके से बच के निकल जाएं जिनमें हमें फियर लग रहा है, जो काम करने से, जिन सिचुएशन में पढ़ने से, जिन सिचुएशन को फेस करने से, जो जो चीजें अपने सामने आने से, उन चीजों को एक्सरसाइज करने से, उन चीजों का सामना करने से। तो अगर ऐसी जो सिचुएशन है, अगर हम उसको अवॉइड कर रहे हैं तो उस अवॉइडेंस को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइडेंस को अवॉइड करना मतलब ऐसी सिचुएशन को हमें फेस करना चाहिए, क्योंकि जब हम रेगुलरली इन सिचुएशंस को फेस करेंगे तो हम इनके आदी हो जाएंगे। जब आदी हो जाएंगे तो हम इन सिचुएशंस को जो है आराम से कंफर्टेबली आगे धीरे धीरे करके जो हमारा फियर है वो खत्म हो जाएगा उनके लिए। तो जब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो है हमने फियर पे ओवरकम कर लिया, हम फियरलेसनेस आ गए हमारे। सेकंड है टेक टाइम आउट, है ना। बहुत बार होता है कि जब हम जिस सिचुएशन में है, फियर है हो रहा है हमें, फियर जो है घेरे जा रहा है, तो हम एक टाइम आउट ले सकते हैं। टाइम आउट लेने से क्या होता है, क्योंकि जब पर्टिकुलर हम सिचुएशन में है तो हम क्लियरली थिंक नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, है ना। अपने जो है हम एक जो रैशनल आइडियाज हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उन आइडियाज को लेके नहीं आ पाते, हमारे दिमाग में वो आइडियाज ही नहीं आते, क्योंकि हमें माइंड में फियर ने घेरा हुआ है। तो इसलिए हमें क्या करना है, बेसिकली टाइम आउट लेना है। जब हम टाइम आउट लेंगे तो हम रिलैक्स होंगे, और जब रिलैक्स होंगे तो वो कुछ अच्छे आइडियाज हमारे पास आएंगे उन उस फियर को दूर करने के लिए, उस एंजाइटी को दूर करने के लिए, है ना, अपने फियर पे ओवरकम करने के लिए, फियरलेसनेस आने के लिए हमारे अंदर। नेक्स्ट है फेस योर फियर्स। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर जितने ज्यादा आप अपने फियर को फेस करेंगे अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, उतने ज्यादा आप उस पर ओवरकम करेंगे, है ना। जिस चीज से आपको जैसे फियर लगता है तो उसको एक बार फेस करें, दोबारा फेस करें, तीसरी बार फेस करें, है ना। जैसे स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन में बड़ा फियर लगता है, पैर कांपते हैं, या फिर किस इस तरीके की एंजाइटी होती है जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप बार बार जो है उन प्रेजेंटेशंस दें। एग्जाम में फियर लगता है तो मैं कहता हूँ जो उन एग्जाम्स को फेस करें, टेस्ट है तो टेस्ट को फेस करें। जितना आप उससे दूर भागोगे वो प्रॉब्लम होगी, जितना ज्यादा फेस करोगे उस चीज को, वो है आपकी जो फियरलेसनेस है आपके अंदर आ जाएगी। फिर है इमेजिन द वर्स्ट। जिस चीज में आपको फियर लग रहा है, जिस प्रॉब्लम से फियर लग रहा है, आप जस्ट एक बार इमेजिन करें खराब से खराब क्या हो जाएगा मेरे साथ। जैसे मैंने स्टूडेंट्स का एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन दो, जो वो इमेजिन करें कि वर्स्ट क्या होगा, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं जाएगी, है ना, मार्क्स हो सकता है कुछ कम मिल जाएंगे स्टूडेंट्स को। तो इस एक वर्स्ट इमेजिन करने से इससे खराब तो कुछ नहीं होगा। तो फिर जो है स्टूडेंट्स को जब मैं बताता हूँ तो वो क्या करते हैं कि हाँ, उस बात को समझ के और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कि है हाँ हाँ हमें ये काम करना है, सो दैट जो है हम अपने फियर पे ओवरकम कर सकें। फिर है लुक एट द एविडेंस। लुक एट द एविडेंस क्या है कि ऐसी सिचुएशंस जिससे हम डर रहे हैं, उस सिचुएशंस में दूसरों के साथ क्या हुआ है, या फिर मैंने जब पहले फेस करी तो मेरे साथ क्या हुआ, उन एविडेंस को देखना। कि उनसे हमें ये मिलता है कि जो हमारा डर है वो बहुत बार ऐसा होता है कि डर का कोई मतलब नहीं है उन चीजों को करने से, है ना। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन का एग्जांपल लिया, तो आप अपने फ्रेंड से पूछो तो उन्होंने जो रेगुलरली प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं
उनको लगा कि कुछ नहीं है इसमें, तो है ना, उन्होंने आपको एक तरीके का एविडेंस दिया इससे कुछ नहीं होता। फिर आपने अपना पास्ट देखा कि कुछ नहीं होता, एक हमें का डर है अंदर, है ना। तो उस तरीके के एविडेंसेस को देखना बार बार, सो दैट आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि ये एविडेंसेस जो हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं कि जो हमारा जो डर है वो झूठा है डर। क्योंकि जब पास्ट में हमने किया या दूसरों ने किया हमसे पहले, तो वो बहुत सक्सेसफुली इस काम को करके चले गए, है ना, कोई ऐसी इशू नहीं था। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, ये जो कॉन्फिडेंस आपका जो फियर है उसको रिमूव करेगा। नेक्स्ट है डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। बहुत बार हमें फियर इस चीज का होता है कि हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम परफेक्ट बने, परफेक्ट दिखें, दूसरों की जो नजरों में हम हमारी जो है परफेक्शन बिल्कुल एकदम टॉप पे हो, वो ये देखें, दूसरे हमें इस तरीके से देखें कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है ना। तो जब हम इस तरीके का अपने अंदर जो चीज है धारणा बना लेते हैं, तो हमें जो है फियर लगता है कि अगर कुछ छोटी सी भी गलती हुई, अगर कोई छोटी सी भी मिस्टेक हुई, अगर छोटी सी भी कमी रह गई, है ना, तो बहुत दिक्कत होगी। तो इस चीज से जो फियर है वो आपका बढ़ता चला जाता है। जब आप ये मानेंगे कि आप ह्यूमन बीइंग हैं, गलती हो सकती है, चांसेस हैं गलती के, आप परफेक्ट नहीं हैं, आपको भी लर्निंग की जरूरत है, तो आप जो है आप इस चीज में जब भी फिर इस अप्रोच से जब भी आगे बढ़ेंगे, तो फियर जो है वो बहुत कम होगा या फिर नहीं होगा। तो आपने हमेशा डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, परफेक्ट बनने की कभी कोशिश नहीं करनी, ना अपने आप को समझना है कि मैं परफेक्ट हूं। हमेशा कोशिश यानी बेस्ट अपना देना है, मेहनत हार्ड वर्क करके, लर्निंग करके, है ना, जो प्रैक्टिस करके, ये सारी चीजें करके अपना जो बेस्ट देना है। लेकिन ये मान लेना कि परफेक्ट है या सिचुएशन जो होगी वो परफेक्ट जाएगी हमेशा, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो अदरवाइज ये जो है आपके अंदर हमेशा फियर जनरेट करेगा। ये देखिए जो है फियर इन बिल्ड करेगा कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुई चीज तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, है ना। तो परफेक्ट बनने की कभी कोशिश नहीं करें। फिर है विजुलाइज अ हैप्पी प्लेस। जब भी फियर आए, जब भी आपको लगे कि एंजाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो एक ऐसा जो है, एक ऐसा विजुलाइज प्लेस जो है, आप एक ऐसा प्लेस विजुलाइज करें, दिमाग में ऐसी चीज इमेज मतलब इमेजिन करें, ऐसा प्लेस इमेजिन करें जो बहुत हैप्पी प्लेस हो, जहां पे आपने विजिट किया हो, हैप्पीनेस मिली हो आपको, जहां पे आप बहुत खुश हुए हो विजिट करके, बहुत अच्छी जगह लगी हो आपको, जो बहुत मन आपका जिसमें प्रसन्न हुआ हो। उससे क्या होगा, जो आपका जो इस समय जो फियर आ रहा है आपके दिमाग में वो हट जाएगा। जब भी आप विजुलाइज करते हैं चीजों को, तो वो जो विजुलाइजेशन है वो आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर बहुत इंपैक्ट डालती है। तो विजुलाइज जैसा करेंगे, जो सिचुएशन है वो वैसी बन जाएगी। अगर आप हैप्पी प्लेसेस दिमाग में लेके आ रहे हैं तो आप हैप्पी हो जाएंगे, है ना। तो आपको विजुलाइज करने हैं हैप्पी प्लेसेस अपने फियर पे ओवरकम करने के लिए। फिर नेक्स्ट है टॉक अबाउट इट। टॉक अबाउट इट में है आपने अपने फियर को शेयर करना है, चाहे अपनी फैमिली के साथ करें, फ्रेंड्स के साथ करें, टीचर के साथ करें, गाइड के साथ करें, या जो भी है आपके, है ना, लाइफ में, जिससे भी आप वो फियर शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में बताएं कि आपको किस तरीके का फियर होता है, किस तरीके की अगर जो है एनजाइटी होती है, या किस तरीके का जो है आप सिचुएशन का सामना करने से घबराते हैं, है ना। तो जब आप उसके बारे में बात करेंगे तो सामने से सजेशंस आएंगे, कुछ उन सजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, दूसरे आपको बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, है ना, ये सब काम हो जाते हैं, है ना, बहुत इजीली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप उसके बारे में टॉक कर लेते हैं, अपनी बात को अंदर से बाहर निकाल देते हैं, तो आप सिर्फ बात बाहर नहीं निकाल रहे, जो अपना फियर है उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो बात बाहर निकालना यहाँ पे मतलब है अपने फियर को बाहर निकालना। तो जितनी ज्यादा आप उसको टॉक करेंगे, है ना, उतना ज्यादा आपका जो फियर है वो निकल जाएगा आपके अंदर से, है ना। बस ये बात ध्यान रखिए, टॉक उसके आगे करें जो आपको अंडरस्टैंड करे, है ना। फिर है नेक्स्ट, गो बैक टू द बेसिक्स। हमेशा बेसिक्स पे जाएं, बेसिक्स का ध्यान रखें। कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, तो उस काम को किस तरीके से किया जाएगा, उसके बेसिक्स क्या हैं, है ना, उन चीजों को करने में क्या क्या चीजें जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लर्निंग की जरूरत होती है ना, एजुकेशन की जरूरत होती है,
एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होती है ना, उस चीज को परफॉर्म करने के लिए क्या बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना, उन बेसिक्स पे जाएं, सो दैट आपको एक बार वो बेसिक्स समझ आ गए, उस बेसिक्स से आप क्लियर हो गए, तो जो फियर है परफॉर्मेंस का वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट है रिवॉर्ड योरसेल्फ। बहुत बार आप सिचुएशन से बहुत अच्छे से डील करते हैं, बहुत अच्छे से उसको हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, उस सिचुएशन में आप एज ए एक्टर, हीरो, एक्ट्रेस बन के निकलते हैं। यहाँ पे एक्टर एक्ट्रेस बनने का मतलब है कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करके निकलते हैं, है ना। तो जब भी ऐसा हो, किसी भी आपको लगता है कि आपको पहले फियर था लेकिन आपने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना, तो आप हमेशा अपने आप को रिवॉर्ड दें, है ना, अपने आप को प्रेज करें, रिवॉर्ड दें। तो इससे क्या होगा, आप जब नेक्स्ट टाइम उस तरीके की सिचुएशन में जाएंगे तो आपको वो जो रिवॉर्ड है हमेशा आपका ध्यान रहेगा, है ना, आपके बैक ऑफ द मेमोरी में रहेगा, दिमाग में रहेगा। तो उससे जो परफॉर्मेंस, नेक्स्ट परफॉर्मेंस है, ऑटोमेटिकली उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। तो एक रिवॉर्ड देना अपने आप को, ये भी बहुत एक अच्छा तरीका है, बहुत एक अच्छा आइडिया है, जिससे जो है आप आगे वाले आने वाले टास्क के लिए अपने जो फियर हैं उन पे हमेशा ओवरकम कर सकते हैं इजीली। फिर है नेक्स्ट, प्रमोट पॉजिटिविटी। हमेशा पॉजिटिविटी को प्रमोट करें, जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव थॉट शेयर करें, पॉजिटिव आइडियाज शेयर करें, पॉजिटिव नॉलेज जब शेयर कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव चीजें हों, स्किल्स के बारे में, लर्निंग के बारे में बात करें, स्किल्स के बारे में बात करें, इम्प्रूवमेंट की बात करें कि हमेशा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके के अपनी जो सोच है, आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है या फैमिली है, वहां पे जो कम्युनिकेशन हो वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, है ना। कोई भी चीज करनी है तो उसके बारे में हमें पॉजिटिवली करना चाहिए, पॉजिटिवली डिस्कस करना चाहिए, हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं, है ना, रादर देन सेइंग ये नहीं होगा, है ना। जो हम जब बोलते हैं कि नहीं होगा तो यानी वो हम खुद कह रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे हम, और जब हम कहते हैं कि कैसे कर सकते हैं तो हम यानी आइडिया के बारे में पूछ रहे हैं, हम एक सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि कैसे हो सकती है ये चीज, क्या 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 इसके तरीके हैं, क्या क्या वेज हैं, क्या क्या मेथड्स हैं इसको परफॉर्म करने के, है ना। तो हमेशा जब भी बात करें वो पॉजिटिवली बात करें। फिर है गो फॉर अ वॉक इन नेचर एंड एक्सरसाइज। जब भी फियर लगे, जब भी डर लगे, या जब भी एंजाइटी हो, घबराहट हो, कुछ भी ऐसा हो, है ना, तो एक वॉक के लिए आप जा सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं। जब भी नेचर, नेचर में, नेचर का मतलब वहां पे पेड़ पौधे हो, है ना, फ्रेश एयर हो, आप फ्लावर्स हो, गार्डन हो, इस तरीके का जो है नेचुरल एनवायरनमेंट, पक्षी हो, और वहां पे वॉक करें, एक्सरसाइज करें। ये बहुत रिलैक्सिंग टेक्निक है, जिससे आप जो, जब भी आप रिलैक्स में जाएंगे तो फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब भी इन चीजों के जरिए आप जो है क्या करते हैं, बेसिकली इसमें आप क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली फियर को ओवरकम नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। इनडायरेक्टली मतलब आपने एक्सरसाइज की, नेचर में गए, आपने जो है रिलैक्स सिचुएशन में गए, रिलैक्स सिचुएशन में गए तो फियर ऑटोमेटिकली आपका डाउन चला गया, है ना। फिर है प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन। योगा करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि जो मेडिटेशन है जिसमें हम कहते हैं कि अपना ध्यान केंद्रित करना एक पर्टिकुलर चीज पे। तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपकी जो और जो चीजें हैं, जो घबराहट है अंदर की कुछ, जिसमें आप सोच रहे हैं कि मान लो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है या कोई किसी पर्टिकुलर टाइप का डर है, तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मेडिटेशन में पॉइंट ऑफ थिंकिंग है वो सिर्फ एक ही रह जाता है ना। योगा करने से भी ऐसे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, इसके बाद, हाँ, तो यहाँ तक तो था आपका जो ओवरकम फियर। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट का, किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? Any question from participant side? You may write in the chat box also, या फिर आप सर से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। चलो सो यू मे कंटिन्यू, ठीक, शायद कोई क्वेश्चन है। ठीक है मैम, ओके। तो सेकंड है हमारा, जिसे हमने देखो फर्स्ट हमने जब हमने ये देखो डिस्कस किया था तो मैंने बताया था ये है हमारी, है ना, फियरलेसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब हम आगे सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर मैं जंप करूं, जाऊं,
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या है, अ ड्यूटी टू डील विद समथिंग सो दैट इट इज योर जो है फॉल्ट, सो दैट इट इज योर फॉल्ट इफ समथिंग गोज रॉन्ग। यानी एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज से डील करने की, है ना, कि अगर उस चीज में कोई गड़बड़ होती है, कोई नुकसान होता है, कुछ गलत जाता है, तो उसमें जो है वो आपकी जिम्मेदारी होगी, है ना, तो हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। या फिर हम उसको कह देते हैं द फैक्ट ऑफ समथिंग बीइंग योर फॉल्ट ब्लेम। अगर नेगेटिव सेंस में बोले कि जी ये आपने अगर कोई फॉल्ट हुआ है तो वो आप पे ब्लेम आएगा, उसको हम कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी कह देते हैं। जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है अथॉरिटी से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना। हम कहते हैं कि कॉमर्स में की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ चलती है। जब भी हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो अथॉरिटी आ जाती है उसके पास, यानी कुछ अधिकार आ जाते हैं, कुछ वो है उसके पास, हम इस तरीके से कह सकते हैं कि क्षमता आ जाती है जिससे वो दूसरों को प्रभावित कर सके, है ना। तो Sorry to interrupt you, sir. We have a question. जी जी जी, यस मैम। कांता मैम का क्वेश्चन है that what can be the ways to reward yourself? व्हाट कैन बी द वेज टू रिवॉर्ड आवरसेल्फ। ये ourself आपने कहा ना कि आप कुछ रिवॉर्ड कर सकते हो खुद, तो वो जी वेज जी पूछ रही है हमसे। जी, इसमें बहुत सारे वेज हो सकते हैं। एक है हम डायरेक्टली कुछ एक कोई फिजिकल चीज दे रहे हैं अपने आप को, जैसे मैंने अपने आप को पेन दे दिया, वॉच दे दी, है ना। अब आप कहोगे सर इसमें अपने आप को क्या दिया, है ना। ये भी एक तरीका है। देखो आपने कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आप बहुत एक्साइटेड हैं कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उस मेमोरी के लिए आपने एक पेन खरीदा और अपने आप को गिफ्ट किया, है ना। वो आपके पास जब भी आपके सामने पेन आएगा तो आपकी मेमोरी में आएगा कि हाँ मैंने ये अच्छा परफॉर्म किया था, तब ये मैंने पेन जो है अपने आप को रिवॉर्ड दिया था, अपने आप को गिफ्ट दिया था। ऐसे पेन हो सकता है, वॉच हो सकता है, कोई पर्टिकुलर बुक हो सकती है ना, और कुछ मतलब किसी भी तरीके का एक्सपेंसिव हो सकता है, नॉन एक्सपेंसिव हो सकता है ना। इस तरीके से कुछ जो है मतलब जिसमें जो मॉनेटरी वैल्यू ना हो, नॉन मॉनेटरी, यानी अपने आप को अप्रेज कर दिया खुद से। कई बार होता है ना हम बहुत अपने आप को ही अप्रेज करते हैं, वेल डन हम बोल देते हैं कि यस आई डिड इट, वेल डन, है ना, गुड जॉब, अपने आप को हम इस तरीके से जो है बोल रहे हैं। तो ये मॉनेटरी से लेकर के नॉन मॉनेटरी तक कुछ भी हो सकता है। और इवन जो है कई बार तो मैंने देखा है जो गर्ल्स स्पेशली क्या करती हैं, जब वो बहुत अच्छा मतलब कुछ करा, उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा या अच्छा कुछ ऐसा करा, तो वो कुछ अच्छा डिशेस बना लेंगी अपने लिए, है ना, कुछ अच्छा कुछ डिश अपने लिए बना ली या डिश मार्केट से ऑर्डर कर ली। तो ये भी एक तरीके का अपने आप को रिवॉर्ड है। तो इस तरीके से अलग अलग बेस हो सकते हैं रिवॉर्ड। Is it fine, ma'am? Yes, sir. Thank you, sir. Sir, ma'am का। ठीक, ओके। तो हाँ, ये रिस्पॉन्सिबल, तो ट्रेट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल पीपल, क्या ट्रेट्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल पीपल के, है ना। फर्स्ट है नो एक्सक्यूजेस। जो रिस्पॉन्सिबल पीपल है वो कभी भी एक्सक्यूज नहीं करते, एक्सक्यूजेस नहीं देते कि ये इसलिए नहीं कर पाया मैं, ये हो गया, या वो टास्क वो इसलिए नहीं परफॉर्म हुआ क्योंकि ये हो गया, मैं वहां इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि ये, तो किसी तरीके के एक्सक्यूज नहीं देते जो रिस्पॉन्सिबल पीपल होते हैं ना। फिर है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में क्या है, बेसिकली वो अपनी चीजों को, अपने साधनों को, संसाधनों को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनको जरूरत पड़ने पे वो सारी चीजें मिल जाएं। फॉर एग्जांपल एक अपनी जो ऑर्गेनाइज जो पर्सन है उसके डॉक्यूमेंट्स, उसको पता होगा कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे है। अगर लैपटॉप में भी रखे हैं तो उसको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होगा कि उसने कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरीके से रखा है ना, उसकी कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। लैपटॉप खुद अकेली कोई चीज, लैपटॉप पड़ा है, मोबाइल पड़ा है, तो वो कहाँ पे रखा हुआ है ना। उसके बाद वो अपने शेड्यूल को प्रॉपर बनाएंगे, टाइम टेबल को प्रॉपर बनाएंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। फिर नेक्स्ट है पंक्चुअल। हमेशा वो टाइम की कदर करते हैं, टाइम पे पहुंचना, टाइम पे जो है सारे काम करना। अगर किसी को टाइम दिया है तो वहां पे जो है अवेलेबल होना, उनसे मीटिंग करना, है ना। अच्छा, फिर है कैंसल प्लान अहेड ऑफ टाइम। अगर उनको कभी कोई प्लान कैंसिल भी करना पड़ जाए तो वो बिल्कुल टाइम से ही, यानी जो जो कैंसिल प्लान है उसकी इंफॉर्मेशन
बिल्कुल टाइम से पहुंचा देते हैं। अगर कल का प्लान कैंसिल हुआ तो ये नहीं कि कल तक का वो वेट करेंगे, कल हो जाए फिर मैं फोन करूंगा और बताऊंगा कि भाई मेरा ये प्लान कैंसिल हो गया। अगर वो आज ही आपको बता देंगे कि कल का उनका प्लान कैंसिल हो गया, तो लास्ट मोमेंट की वेट नहीं करते वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दे कंट्रोल देयर इमोशंस। इमोशंस हम सबको आते हैं, बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, है ना। इमोशंस हमारे अंदर हैं, सबके अंदर, है ना। और जब हमने वो एक वो भी पढ़ा था हमने, जब फर्स्ट मेरी जो क्लास थी किसी को ध्यान हो, तो उसमें हमने बहुत सारे जो थे उसके बारे में पढ़ा था कि स्ट्रेस वाले में उसमें भी इमोशंस का बहुत रोल था। तो इमोशन ह्यूमन बीइंग के अंदर है हार्मोन्स के कारण, है ना। तो उन हार्मोन्स के कारण इमोशन हर एक के अंदर होते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वो अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करने का ये मतलब है कि वो बहुत ज्यादा ना तो कभी बहुत जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाएंगे, ना जरूरत से ज्यादा गुस्सा होंगे। कोई ऐसी सिचुएशन जो है हम सबके सामने आती है, गुस्से वाली सिचुएशन हो गई, तो उस पे वो हमेशा कंट्रोल रखेंगे, कभी भी गलत किसी तरीके से नहीं बोलेंगे, है ना। ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन की एक जो है निशान। नेक्स्ट है दे डोंट कंप्लेन। वो हर बात पे, हर सिचुएशन पे, जैसे कई लोग होते हैं कंप्लेन करने लग रहे हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होंगे वो कभी भी जो है हर बात पे कंप्लेन नहीं करते। नेक्स्ट है दे लुक फॉर द सॉल्यूशन। रादर वो हमेशा एक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसकी क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे अच्छा, सिक्स्थ में जैसे मैंने कंप्लेन की बात करी, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं भी होगी ना, तब भी हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे या कंप्लेंट्स की बात करेंगे। हमें मान लो कुछ और नहीं है तो हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देंगे खाली समय में बैठे बैठे। तो ये जो कंप्लेनिंग बिहेवियर है ये बहुत गलत होता है बहुत बार। नेक्स्ट है 8 दे नो ट्रस्ट नीड्स टू बी अर्न। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको हमेशा ये पता होता है कि जो ट्रस्ट है उसको हमेशा अर्न करना पड़ता है दूसरों का, और वो कैसे अर्न कर सकते हैं, अपनी ऑनेस्टी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, है ना। और उसको जो है बनाए रखते हैं वो। फिर नेक्स्ट है दे आर कंसिस्टेंट। वो अपने बिहेवियर में, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट होते हैं। ये नहीं कि आज कुछ और कह रहे हैं तो कल फिर कुछ और कहा, फिर परसों कुछ और, या कुछ अपने जो रोल को चेंज कर लिया सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो हम जिसको कहते हैं ना मौका परस्त, वो नहीं होते जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना। अपॉर्चुनिस्ट नहीं होते जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो अपने बिहेवियर में बहुत कंसिस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है दे एडमिट देयर मिस्टेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने कहा ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग है तो मिस्टेक करेंगे ही करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता ह्यूमन बीइंग मिस्टेक ना करे। तो एक है मिस्टेक करना, एक है उसको एडमिट कर लेना, है ना। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे वो अपनी जो मिस्टेक्स है उसको इजीली एडमिट कर लेते हैं और उस पर काम करते हैं और उसको रिमूव करते हैं, मिस्टेक्स को, उससे लर्निंग लेते हैं। तो क्योंकि जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे तो लर्निंग नहीं होगी आपकी। तो इसलिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो अपनी मिस्टेक्स को हमेशा एडमिट करते हैं, मानते हैं कि हाँ ये उनकी गलती है, और उससे फिर लर्न करके आगे बढ़ते। नेक्स्ट है दे आर सेल्फ डिसिप्लिन। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो आपको सेल्फ डिसिप्लिन मिलेंगे, है ना। उनको उनके काम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि हमारा ये काम है, उनको पता है कि इस टाइम पे उनको ये काम करना है, इस टाइम पे ये टास्क परफॉर्म करना है। उनको उनकी ड्यूटीज के बारे में पता है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता है, उनको जो है टाइम का आइडिया है, पंक्चुअलिटी है। तो वो जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल पर्सन के अंदर आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का एक फीचर बन। नेक्स्ट है दे आर प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब है कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो अपने जो काम है उनको टाइम से पहले करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज की डेडलाइन मिली कि इस काम को अपने एक वीक के अंदर अंदर करना है ना, और आपको उसको काम करने के लिए आपको लगा कि आपको आधे घंटे का टाइम लगेगा, है ना। तो आप ये नहीं है कि उसको सातवां जब दिन आ जाएगा, सेवंथ डे आ जाएगा, वीक का लास्ट डे आएगा तभी करेंगे। हो सकता है आप उसको फर्स्ट डे ही करके जो है काम को खत्म करें और उसको सबमिट कर दें वर्क को। तो जो प्रोएक्टिव यानी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो हमेशा प्रोएक्टिव होंगे, हमेशा जो है अपने टास्क को, है ना, टाइम से पहले खत्म करेंगे। फिर है रिलायबल।
वो हमेशा रिलायबल होंगे, आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हो, है ना। भाई अगर उन्होंने कुछ कमिटमेंट करा तो वो अपनी कमिटमेंट को पूरी करेंगे, तो आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कहा और फिर वो पहले कमिट करा उन्होंने और फिर बाद में मना कर दिया। तो एक उनके अंदर जो रिलायबिलिटी होती है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के अंदर, उनका एक ट्रेट है, फीचर है, डेडिकेटेड। दे आर ऑलवेज डेडिकेटेड टू देयर वर्क, है ना। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो अपने वर्क को डेडिकेटेड होगा, अपने पैशन के लिए डेडिकेटेड होगा, है ना, लर्निंग के लिए डेडिकेटेड होगा। नेक्स्ट है इंटेंशनल, है ना। वो इंटेंशनली काम करते हैं, ये नहीं कि उनको कुछ बाहरी फोर्स से काम करना पड़ रहा है, उनको खुद से वर्क करना पसंद है। जो भी कर रहे हैं वो इंटेंशनली करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन आई गेस हो गया ये ऑलरेडी। और फिर है फ्यूचर फोकस्ड, हमेशा वो फ्यूचर फोकस्ड होंगे। उनकी बातों से आपको लगेगा कि वो उनका जो सारा वर्क है वो ना सिर्फ आज के लिए काम कर रहे हैं बल्कि अपने फ्यूचर को, अपने अपनी सोसाइटी के एज अ कंट्री एज अ होल सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, फ्यूचर की सोचते हुए। वो सिर्फ आज के लिए नहीं जी रहे, उनको पता है कि कल भी आना है, परसों भी आना है, यानी पूरा फ्यूचर। वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वो सिर्फ आज के विषय में बात नहीं करेंगे, पूरे लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे। फिर कॉन्फिडेंट, ऑब्वियसली, जो क्योंकि वो बाकी जो हमने ट्रेड्स देखे वो रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन हैं, ऑनेस्ट हैं, है ना, और वो सारी जो चीजें हैं, तो कॉन्फिडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस उनके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर है स्टिक टू देयर वैल्यूज, वो हमेशा अपनी वैल्यूज पे, मॉरल वैल्यूज पे टिके रहते हैं। यानी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप उनको किसी भी तरीके का लोभ दो, लालच दो, डर दो, या कोई भी किसी भी चीज तरीके का बहकावा दो, वो उसमें नहीं आएंगे, वो अपनी वैल्यूज पे बने रहेंगे। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की निशानी है। इसमें किसी को डाउट? किसी पार्टिसिपेंट को इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट? Any doubt, participants? हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। आवाज आ गई ना? जी 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 सर, मैं एक बात पूछना चाह रही थी आपसे। जी। जैसे आपने कहा रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो ना बहुत ज्यादा खुश होते हैं किसी खुशी में, ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो इज इट गुड बिहेवियर? हेलो। हाँ हेलो। जी जी सर। मैम का कहना है कि आपने जो मेंशन किया है दैट एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन खुशी के टाइम पे बहुत ज्यादा खुश नहीं होता और दुख के टाइम पे बहुत ज्यादा दुख नहीं होता। इज इट अ गुड और बैड बिहेवियर? जी मतलब मेरा सोचना ये है सर जी कि हमें खुशी को तो एंजॉय करना चाहिए। अगर हम खुश हैं तो हमें सबके साथ उसको सेलिब्रेट करना जी चाहिए। जी लेकिन हाँ, अगर हम दुखी हैं तो मे बी कि हम उसे अवॉइड करें लोगों के साथ शेयर करना। जी तो मैम, बेसिकली इसमें ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ेगा, खुशी को सेलिब्रेट करेगा, लेकिन वो इतना मतलब ओवरवेल्म ना हो, इतना मतलब वो खुश ना हो, इतना एक्साइटेड नहीं होगा कि वो सामने वाले का जो है उसका की क्या सिचुएशन है उसको भूल जी जाए, जी या फिर एक्साइटमेंट इस तरीके से दिखाए कि सोसाइटी को जिससे कुछ मान लो परेशानी हो, दिक्कत हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सेलिब्रेट जी कर जी रहा हूँ और मैं डीजे बज जी। रहा है मेरे घर पे 1 बजे रात को, तो हम्म। उस शेयर तो कर रहा हूँ मैं खुशी को, लेकिन मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं। तो नहीं ओवर सर, जो वो है, उस तरह की खुशी नहीं कि जिससे दूसरों के परेशानी हो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन फिर जी भी हम अपनी खुशी को, खुश में बिल्कुल काफी मैम, खुश होते बिल्कुल। हैं जिस, हाँ हाँ, शेयर करना ये नहीं, इस तरह का तो कोई भी बिहेवियर वो जी नहीं जी है जी बढ़िया कि जी। हाँ, आपके नॉर्मल किसी वाला भी मैंने ऐसा बिहेवियर कुछ से नहीं कहा, हाँ, जी नॉर्मल जी वाले जी केस जी। में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अपने, हाँ हाँ जी। मुझे लगता है कि हाँ, अगर हमारा हैप्पी इमोशन है तो हमें उसे जी दूसरों के साथ बिल्कुल अच्छे से शेयर करना चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हैप्पी तो इमोशन को भी ओके। और जो आपके जो अगर कुछ सैडनेस है उसको भी,
क्योंकि सैडनेस जी, जो नहीं बाहर वो कैसे लगता है आएगी। कि दूसरे को आप परेशान ना करें अपने उससे, जी जी जी, लेकिन हाँ अगर परेशान, आप खुश हैं तो बिल्कुल बिल्कुल जी। मैम, बिल्कुल। ओके, ठीक, तो मैं कुछ पूछना चाहूंगी यहाँ थैंक पे। यू सर, थैंक यू। जी थैंक यू जी मैम। सर डिटैचमेंट का क्या रोल आ जाता है फिर? किसमें? डिटैचमेंट का व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम कहते हैं ना कई बार कि हमें थोड़ा डिटैच रहना चाहिए सिचुएशन से, तो उसका क्या रोल आ जाता है? डिटैचमेंट का? जी मैम सर। मैं क्वेश्चन ऑनेस्टली बताऊं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका। सर जैसे कहते हैं ना कि आपको कई बार डिटैच होना पड़ता है एक कि- रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने के लिए, तो मतलब डिटैच। आपको अलग अलग होना पड़ता है सिचुएशन से, आप ये कह रहे हैं? हाँ सर, कि आप कई बार ऐसे कहते ये- हैं ना कि आप थोड़ा डिटैच होके सोचो तो आप अच्छा आप रिस्पॉन्सिबली डिसीजन ले सकते हो। मैम ये आई गेस उस सेंस में हो सकता है जैसे एक मदर है ना, एक मदर के लिए चाइल्ड का प्यार है ना, तो वो मदर अपने चाइल्ड को प्यार तो कर रही है, अपने से दूर नहीं जाने दे रही। फॉर एग्जाम्पल अगर मदर चाहेगी मेरा जो चाइल्ड है वो स्कूल ना जाए क्योंकि उसके बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो जो बिहेवियर है इस केस में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। तो अगर रिस्पॉन्सिबल होना है तो जो है चाइल्ड को स्कूल भेजना ही पड़ेगा। आई गेस ये हो सकता है इसमें, जो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ अगर आपका क्वेश्चन सही से। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? बेसिकली सहानुभूति जिसको हम बोलते हैं, या हमदर्दी, यानी द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग एंड सो अंडरस्टैंड हिज हर मूड, आल्सो शेयरिंग इमोशंस। यानी एक एबिलिटी इमेजिन करने की, है ना, क्या इमेजिन करने की, जो दूसरा सामने वाला पर्सन है वो किस तरीके से फील कर रहा है, किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है ना, और उसके जो मूड को, उसकी जो है इमोशंस को ना सिर्फ फील करना बल्कि शेयर करना, समझना उसको, उसकी जैसे हम कहते हैं कि खुशी में खुशी और तकलीफ में तकलीफ को जो है उसमें शेयर होना। ट्रेड्स क्या है ना एम्पैथेटिक पीपल के? हम बोलते हैं जी सबसे पहले मेजर एम्पैथी, यानी बहुत ज्यादा उनके अंदर एम्पैथी भरी होगी इस चीज को लेके, है ना। सेकंड है इजीली ओवरवेल्म्ड। इजीली ओवरवेल्म्ड का मतलब है कि वो आप उनके लिए बहुत छोटी चीज करिए, फॉर एग्जांपल आपने उनको पानी का गिलास दे दिया, वो आपके लिए थैंकफुल होंगे, है ना। उनके लिए बहुत छोटी से छोटी चीज करने पे भी वो बहुत खुश हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ऐसे लोगों के जो अंदर से जो इंस्टीट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत जो है अपने अंदर की जिसको हम आवाज कहते हैं वो उसको बहुत सुनते हैं। नेक्स्ट है लव ऑफ नेचर। प्रकृति से बहुत प्यार है ना, नेचर से बहुत जो है जो लव करेंगे, एम्पैथेटिकनेस होगी अगर तो। फिर है डिसलाइक ऑफ क्राउड्स। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके से, जहां पे बहुत ज्यादा गैदरिंग है, बहुत ज्यादा लोग हैं, उस ऐसी जगह से वो हमेशा बच के निकलना चाहेंगे, है ना। वो इस तरीके की जो है चीज को, मतलब इस तरीके की सिचुएशन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है डीप केयरिंग। दूसरों के लिए जो केयरिंग है वो बहुत ज्यादा है ना, केयरिंग का जो भाव है, जो वो उनके अंदर बहुत ज्यादा भकूट कूट के जिसको हम कहते हैं भरा होता है। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है तत्पर रहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को भी, है ना, किसी भी तरीके की, तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम जो है सिचुएशंस जो है खराब सिचुएशन है उनको खत्म करके जो अच्छी सिचुएशन है वो किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है। फिर है हाईली सेंसिटिव। ऐसे जो एम्पैथेटिक पीपल होंगे वो बहुत हाईली सेंसिटिव होंगे, है ना। उनको अगर आपने कुछ गलत कहा तो हो सकता है उनको बहुत ज्यादा बुरा लग जाए, और अच्छा थोड़ा सा भी करा तो बहुत अच्छा लगे उनको, है ना। तो नेक्स्ट कुछ और कोई क्वेश्चन है क्या किसी पार्टिसिपेंट का बीच में, ऐसा लगा? नहीं। फिर है नीड फॉर रेस्ट, है ना। और फिर डिसलाइक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसे जो लोग हैं कॉन्फ्लिक्ट्स डिसलाइक करते हैं, रेस्ट की नीड है, ट्रबल फिटिंग इन, कुछ मतलब कई बार बहुत ट्रबल में हो जाएंगे, आइसोलेशन पसंद रहेगा, अकेला होना। फिर है बाउंड्रीज इशू। बाउंड्री इशू में हम कह सकते हैं उनको जैसे है पर्टिकुलर बाउंड्री रखेंगे दूसरों के साथ कि इससे आगे जो है ना कोई जाए ना वो खुद जाएंगे, है ना।
एक पर्टिकुलर यानी उनके बारे में कुछ उससे ज्यादा ना बोले, उससे ज्यादा मतलब एक पर्टिकुलर बाउंड्री रखेंगे, है ना। फिर है यूनिक व्यू, उनका एक जो नजरिया है बिल्कुल अलग रहेगा, है ना, इजीली ओवरलोडेड। तो इस तरीके का जो है इनमें बिहेवियर रहता है। तो जो एम्पैथेटिकनेस है ये एक बैलेंस्ड होनी चाहिए हर इंसान में, हम कहते हैं इसको, ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी खराब है, और ना कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है इटर्नल वैल्यूज। इटर्नल का मतलब है जो एंडलेस हो, है ना, एवरलास्टिंग हो, है ना, इंडेस्ट्रक्टेबल हो, यानी ऐसी वैल्यूज जिनको जो है टाइम कैसा भी आ जाए, है ना, आज है, आज से 1000 साल बाद है, 100 साल बाद है, 500 साल बाद है, या 500 साल पहले था, तो ये वाली जो वैल्यूज हैं ये अपनी सेंस नहीं खोएंगी। ट्रूथफुलनेस का जो कल मतलब था आज भी वही मतलब है ट्रूथफुलनेस का, है ना। तो ये जैसे इनमें इंक्लूड करेंगे हम ट्रूथफुलनेस, है ना, मोरालिटी, कि आप मॉरल कितने हैं, ट्रूथफुल में ट्रूथफुल कितने हैं, सिचुएशन से जो है कितनी खराब से खराब सिचुएशन आने पे आप ट्रुथ रहते हैं, मतलब सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, ईमानदारी के साथ खड़े रहते हैं, सिचुएशन को ईमानदारी से फेस करते हैं, है ना, मतलब जो है घबराते नहीं है सिचुएशन से, कि उसमें जो है सच है तो सच ही रहेंगे, है ना। फिर मोरालिटी, आप अपने मॉरल्स पे कायम रहेंगे, जो आपने अपने जो प्रिंसिपल्स बना रखे हैं, जो आपने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, जो आपने आपकी एथिकल वैल्यूज हैं, मॉरलिटी है, उस पे अपने आप को बनाए रखना, मतलब उससे जो है राइट और लेफ्ट ना होना, इररिस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन, किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, किसी भी तरीके का जो है कुछ भी वो हो। नेक्स्ट है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ईमानदार जिसको हम बोलते हैं, है ना, किसी भी तरीके से आपको डिसऑनेस्ट ना साबित किया जा सके, चाहे वो किसी भी तरीके का लालच हो, फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल हो, है ना, किसी भी तरीके से आपको डराया ना जा सके, यानी आप एक हमेशा जो छवि है वो हमेशा ईमानदारी वाली बनी रहे, जो सोच है, ना सिर्फ छवि बल्कि जो आपकी खुद की जो सोच है ना, इटरनल वैल्यूज कहती हैं कि वो ईमानदार होनी चाहिए, यानी इंटरनली ऑनेस्ट, जिसको हम कहते हैं कि ना दूसरों से बल्कि खुद से भी ऑनेस्ट। खुद से ऑनेस्ट का मतलब जब आपने जो चीजें डिसाइड की हैं अपने लिए उनको ठीक से परफॉर्म करना, ठीक से उन पे वर्क करना, ठीक से जो है उन पे पूरा टाइम डिवोट करना, तो ये उसको हम कहते हैं कि खुद से भी ऑनेस्ट। नेक्स्ट है गॉड फियरिंग। एक एटर्नल वैल्यू ये भी है कि गॉड फेयरिंग हो। गॉड फेयरिंग का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या मतलब है कि दूसरों का यहाँ पे जो गॉड फेयरिंग का मतलब है कि जो दूसरों का नुकसान करने की जो थॉट है वो आनी भी नहीं चाहिए मन में। हमेशा दूसरों का जो है कि आप फायदा करने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ नुकसान करने की। तो इटर्नल वैल्यूज में बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। फिर है काइंडनेस। काइंडनेस समझते हैं आप, दूसरों के लिए दयालु होना, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रखना, अच्छे भाव, अच्छे विचार, दूसरों का भला करना बेसिकली। किसी इसमें किसी को डाउट, कुछ किसी भी पार्टिसिपेंट को? चलो, नेक्स्ट है ड्यूटीफुलनेस, जो हमारा वो था, इसमें है परफॉर्मिंग। ड्यूटीफुलनेस क्या है? बेसिकली परफॉर्मिंग द ड्यूटीज रिक्वायर्ड बाय सोशल और लीगल ऑब्लिगेशंस, ओबीडिएंट, सबमिसिव टू नेचुरल और लीगल superiors, obediently respectful as a dutiful son or daughter or dutiful ward or servant or dutiful subject, है ना। अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको, चाहे वो लीगल ड्यूटीज हो, चाहे वो कोई नेचुरल ड्यूटीज हो, चाहे वो किसी सोशल ड्यूटीज हो, किसी भी तरीके की ड्यूटीज हैं उनको फुलफिल करना हर तरीके से, है ना। चाहे वो आपका एज अ सन के रूप में हो सकता है, डॉटर के रूप में हो सकता है, एक सर्वेंट के रूप में हो सकता है ना, किसी भी रूप में उन सारी ड्यूटीज को फुलफिल करना ही ड्यूटीफुलनेस है। फिर है ट्रेड्स ऑफ ड्यूटीफुलनेस पर्सन, कि क्या ट्रेड्स होंगे ड्यूटीफुलनेस पर्सन के। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने पहले पढ़ा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा, है ना, उसकी जो अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उस काम को करने की, और काम गलत होता है तो वो उसके लिए जो है हम कह सकते हैं कि इस पर्सन की जो है पर्टिकुलर हम गलती निकाल सकते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबली काम करेगा, है ना। अलर्टनेस, हमेशा अलर्ट रहेगा, ये नहीं कि कोई काम दे दिया और वो उसको मतलब जो है बिल्कुल
भूल गया, मतलब कहने का मतलब वो फिजिकली तो जॉब पे है लेकिन मेंटली नहीं है उस जॉब पे। तो वो अलर्टनेस वो फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से प्रेजेंट रहेगा उस वर्क पे। माइंडफुलनेस यानी वो पूरी तरीके से जो है उस ड्यूटी को जो है उसको डिस्चार्ज करने में पूरे की पूरा अपने दिमाग से वर्क करेगा। नेक्स्ट है फिर विजिलेंस। विजिलेंस यानी हम जैसे कहते हैं कि हर तरीके से जो है उसको विजिलेंट रहेगा। विजिलेंट मतलब सतर्क रहेगा, उस तरीके जो उन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए एक्टिव प्रोएक्टिव रहेगा। वॉचफुलनेस हमेशा जो है ध्यान से उस काम को देखेगा, बारीकी से उसको जो है वो करेगा। नेक्स्ट है ऑर्डर कंप्लायंस। फिर जो भी उसको ऑर्डर्स मिलते हैं, जो भी सुपीरियर से जो भी उसको डायरेक्शंस मिलती हैं उनका कंप्लायंस करना, वो हमेशा उसको कंप्लायंस करेगा। नेक्स्ट जो था हमारा अदर्स वेलफेयर ओरिएंटेड। जो पर्सन है वो अदर वेलफेयर ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना। अदर वेलफेयर ओरिएंटेड में क्या क्या होगा? काइंड, दूसरों के लिए काइंड हो, है ना, दूसरों के लिए जो है मतलब काइंडनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट हेल्पफुल, दूसरों को जो हेल्प कर सके, है ना, हमेशा हेल्प के लिए तत्पर रहे, ठीक है। गुड गाइड, एक अच्छा गाइड होना चाहिए। अगर उसको कोई चीज पता है, कुछ चीजें सिचुएशन के बारे में पता है, तो दूसरों को अच्छे से गाइड कर सके इंस्टेड ऑफ उन चीजों को छुपाए, है ना। दूसरों को गाइड करने से क्या है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो दूसरों के काम आ सकता है, और जब दूसरों के वो काम आएगा तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई आपने कुछ अच्छा काम किया। फिर है मेक डोनेशंस, जहां पे भी सोसाइटी को रिक्वायर्ड हो, नीडी पीपल को रिक्वायर्ड हो, तो जो है आप डोनेशन करें। तभी अदरवाइज वेलफेयर ओरिएंटेड पर्सन नहीं बन पाएगा कोई, अगर उसके पास, हाँ इन केस अगर उस पर खुद पे पैसे नहीं है, खुद पे फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर फाइनेंशियल पोजीशन है और वो डोनेट कर सकता है, तो हमेशा डोनेशन जो है वो करेगा जो वेलफेयर ओरिएंटेड पर्सन होगा। सोशलाइजेशन, हमेशा सोसाइटी में जाना उसे अच्छा लगेगा। सोशलाइज बिहेवियर होगा, यानी लोगों से मिलना जुलना, सोशल फंक्शंस अटेंड करना, इस तरीके का। फिर है सोशल वेलफेयर वर्क, हमेशा सोशल वेलफेयर वर्क करेगा जो सोसाइटी के लिए जो कुछ अपना योगदान दे सके, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो, सोसाइटी का भला हो, जिससे सोसाइटी वो चाहेगा मेरे साथ साथ मेरी सोसाइटी है वो भी आगे तरक्की करे, आगे पहुंचे, कुछ अच्छा जो है सोसाइटी का जो है मतलब सोसाइटी ऊपर की तरफ जाए हमारी, है ना, प्रोग्रेसिव हो सोसाइटी। जैसे मैं प्रोग्रेसिव हूँ वैसे ही सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो, तो वो ना सिर्फ मनी डिवोट करेगा सोशल वर्क में, बल्कि अपना टाइम भी डिवोट करेगा, है ना, एनर्जी भी डिवोट करेगा, टाइम भी डिवोट करेगा। तो वो सोशल वेलफेयर वर्क इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट है मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस का मतलब जनरली हम बोलते हैं इसे शान, है ना, इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं मैग्निफिसेंस। तो ये जनरली कंसीडर होता है जब समथिंग कुछ है इनक्रेडिबल, ग्रैंड है, ब्यूटीफुल है, या फिर इम्प्रेसिव है ना। पर हमारे जो कंटेक्स्ट में है मैग्निफिसेंस, एक वो है हु हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एजुकेटेड हो, ठीक है, सोशल हो, है ना, सोसाइटी से मिक्सअप हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ऑनेस्ट हो, किसी भी हाल में अपनी ऑनेस्टी को ना छोड़े, काइंड हो, रिस्पॉन्सिबल हो, फियरलेस हो, किसी भी तरीके का मतलब उसको डर ना हो अपने जो काम को लेकर, वो चीज जो है वो रहे, फियरलेस रहे। हैविंग एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज, उसके अंदर एथिकल और मॉरल वैल्यूज हो, तब जो है ये मैग्निफिसेंस आपके अंदर आएगी, है ना। तो एक बस ये लास्ट, अगर मैं वापस जाऊं फर्स्ट स्लाइड पे, ये थी फ्रीडम वैल्यूज। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी, फियरलेसनेस पढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी, एम्पैथी पढ़ी, इटर्नल वैल्यूज पढ़ी, ठीक है, ड्यूटीफुलनेस पढ़ा, अदर्स वेलफेयर ओरिएंटेड पढ़ा, मैग्निफिसेंस पढ़ा। तो ये बेसिकली आपकी हैप्पीनेस में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, ये बेसिकली क्या है, जिस भी चीज, ये जो भी फ्रीडम वैल्यूज आपके अंदर होंगी, तो आपकी जो हैप्पीनेस है वो कई गुना बढ़ जाएगी, जो है मल्टीपल टाइम्स आपकी हैप्पीनेस को बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल आप फियरलेसनेस है ना, तो आप हैप्पी रहेंगे हमेशा,
किसी चीज का आपको घबराहट नहीं है, डर नहीं है, आपकी हैप्पीनेस को बढ़ा रही है। रिस्पॉन्सिबल है वो आपकी हैप्पीनेस को बढ़ा रही है। क्यों? जब भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो अच्छा आपके बारे में लोग बात करेंगे, अच्छे से आपको जो है आपका एक जो पर्सनैलिटी डेवलप होगी वो अच्छी डेवलप होगी, है ना। एम्पैथी है आपके अंदर तो अच्छी चीजें आएंगी, तो आपकी फिर से हैप्पीनेस बढ़ेगी। ड्यूटीफुलनेस है ना, तो ड्यूटीफुलनेस की पर्सनैलिटी अलग से ही बिल्कुल अलग जो है उसकी झलकती है पर्सन की पर्सनैलिटी। तो ये वाले जो ट्रेट हैं ये सारे के सारे आपके हैप्पीनेस में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को, किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई डाउट? या कोई सजेशन भी है तो कोई पार्टिसिपेंट शेयर कर सकते हैं। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा मींस नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन, बट मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ अबाउट मतलब जैसे इमोशंस और अटेंशन, ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। जी तो आपको सर क्या लगता है कि इमोशंस लीड करते हैं अटेंशन को या अटेंशन लीड करता है इमोशंस को? हाँ, दोनों ये जो है इमोशंस अटेंशंस की तरफ ले जाती हैं और अटेंशन जो है वो इमोशंस की तरफ। देखो इमोशन जो है वो वाइडर टर्म है ना। इमोशन में अटेंशन भी आ सकती है और बहुत सारी चीजें अलग आ सकती हैं। इमोशंस में जैसे हम हैप्पीनेस है ना, आप अकेले हो आप हैप्पी हैं, ये हैप्पी इमोशन है आपका, आपको किसी की अटेंशन की जरूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो ये अपार्ट फ्रॉम अटेंशन हो गया। लेकिन अटेंशन में भी आपको हैप्पीनेस मिल सकती है। आप पर्टिकुलर चाहते हैं एज आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं और आप एक टीचर की अटेंशन चाहते हैं ना, कि आप चाहते हैं कि टीचर मेरी तरफ अटेंशन दे, उससे आपको हैप्पीनेस मिल रही है ना। तो जो इमोशंस हैं वो मतलब वाइडर टर्म है बेसिकली, वो अटेंशन से भी आपको मिल सकते हैं और बहुत अलग चीजों से भी मिल सकते हैं, है ना। इमोशंस सैड इमोशंस हो सकते हैं, है ना, और फीलिंग लो वाले इमोशंस हो सकते हैं, घबराहट वाले इमोशंस हो सकते हैं, है ना। तो अटेंशन वन ऑफ द वे है आपके इमोशंस का, एक जरिया है ना। तो इमोशन मैं कह सकता हूँ एक वाइडर टर्म है। अच्छा, लेकिन जो अटेंशन है वो आपके जो इमोशंस को वो करती है, एक तरीके से मैं कहता हूँ जगाती है ना। एक तरीके का अटेंशन भी इमोशंस को बढ़ाने का एक जरिया है। जब भी आपको अटेंशन मिल रही है तो आप हैप्पी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, है ना। तो हैप्पी होना अपने आप में एक हैप्पीनेस का एक इमोशन है। जी, ठीक है, मतलब तो सर हम इसको एक साइक्लिकल प्रोसेस बोल सकते हैं, मतलब आपकी बातों से मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल, एक ये है कि साइक्लिकल प्रोसेस, लेकिन इस साइक्लिकल प्रोसेस में जो इमोशन है वो वाइडर टर्म है। कहने का मतलब जो अटेंशन है उसके साथ और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिससे इमोशंस लीड हो और इमोशन जिसको अफेक्ट करे, है ना। तो ठीक है, तो साइक्लिकल है बट सब्जेक्ट टू इमोशंस को आप हमेशा जो है वाइडर मानेंगे, क्योंकि अटेंशन के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें इमोशंस जो है जिससे प्रभावित हो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर Can I add क्लैरिफाइंग। something to it, sir? जी 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 सर मुझे ये भी लगता है कि वो चीज डिपेंडेंसी नहीं हो जानी चाहिए। फिर मीन्स हमारी इमोशंस अटेंशन के ऊपर डिपेंडेंट होंगी तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना। हाँ मैम, दोबारा बताएंगे आप? मैं कहना चाह रही हूँ सर कि वो अटेंशन डिपेंडेंसी नहीं हो जानी चाहिए फिर। हाँ अटेंडेंस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है मैम आपकी, उसको डिपेंडेंसी में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि दो अगर वो इमोशनली इफेक्ट कर रहा है अटेंशन जी तो फिर तो वो प्रॉब्लम है ना हमारी हैप्पीनेस जी की। जी जी मैम, आप बात कर रहे हैं आइडियल की, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ हाँ जी सर। हाँ आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मतलब ऐसा हो तो हम कह सकते, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होता नहीं है, राइट। जो आप बात करेंगे आइडियल की बात वो करें, बैलेंस बना रहना जी चाहिए। जी बैलेंस बना रहना चाहिए आइडियली, ठीक बात, बिल्कुल जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो नितिन। मच। Any more suggestions or any more discussions from participant side? Yeah, ma'am, this is Preeti here. जी मैम, बिल्कुल।
Yes, so I think I just wanted to add nothing like asking a question or something, just that I think हम लोग ये values, I think from the beginning we are understanding or going through these values in with respect to different topics. Like आज हम लोग freedom values and but the fearlessness or empathy we have already seen. I think even you have taken few topics with respect to this. Even जी Mishra has taken already. So it's kind of we know that it's basically all these values we have to hold on to maybe I'll not say achieve, but to be happy. जी, That yes, yes, would be ma'am. one way of putting it, right? जी, yes sir ma'am, and these are like the gentle reminders to ourselves. Yes, yes. जी, बिल्कुल 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 मैम, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है इन वैल्यूज का कि हम हैप्पी रहें, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है ना। जैसे कि मैंने फर्स्ट में भी कहा कि इन चीजों को जब हम अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो जो है हमारी जो लाइफ है वो सिग्निफिकेंट बनेगी, जो सिग्निफिकेंट से हम खुश ज्यादा रह सकते हैं बेसिकली। तो ऑब्वियसली हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हैप्पीनेस, तभी मैंने आपको लास्ट में फर्स्ट स्लाइड पे मैं वापस लेके गया था और मैंने कहा कि इससे हम इस तरीके से हम हैप्पी रहेंगे जब जब हम ये काम करेंगे। तो बिल्कुल हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस ही है। Any more suggestions or opinions, all of you participants? I think no questions, doubts or suggestions. Thank you so much, sir. It was really a wonderful presentation. हम सबके लिए काफी सारा homework है actually. Those reminders की दोबारा फिर वो सब चीजें inculcate करनी और उन्हें जो है उन्हें और अच्छे से positively implement करना है अपनी life में. Thank you so much, sir. And thank you so much all the participants. Thank you so much, ma'am.